हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलफ्शा और आज की जो हमारी क्लास है वो है इकोनॉमी 11th क्लास, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के समय में क्या था कि जो हमारी इकोनॉमी थी, ब्रिटिश लोग जो हमें छोड़कर चले गए थे उसके टाइम पे, उससे पहले भी उन लोगों ने हमारे देश में आना ही पहली बात तो स्टार्ट किया था, तो ट्रेड के लिए किया था। ट्रेड के लिए क्या, वो हमारे देश से कच्चा मटेरियल खरीदते थे, जैसे कि कच्चा मटेरियल जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन, क्लॉथ, ये सब। और जो उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाकर हमारे देश में बेचते थे, इंपोर्ट करते थे। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर उनके कॉलोनियल कॉलोनियल रूल में हुआ। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी प्रायर टू ब्रिटिश रूल, उसमें क्या हुआ, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश राज के आने से पहले हमारे पास सब कुछ था, एग्रीकल्चर था, और राजा महाराजा भी थे। तो छोटा छोटा जो हमारा एरिया था राजाओं के पास में, ये जो बड़े राजा भी थे वो लोग अपने एरिया को अच्छे से चलाते थे, हमें लोगों का ध्यान रखते थे। और जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही अच्छी थी। हैंडीक्राफ्ट जो हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह थी, वो चीज़ें ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरी जगह, ये सब होता था। बाहर की कंट्रियों से इतना लेन देन नहीं था हमारा। लेकिन जब जैसे ही ब्रिटिश लोग हमारे देश में आने लगे ट्रेड के लिए, वो लोग आए, उन्होंने परमिशन लेने की कोशिश भी की, लेकिन जहांगीर के टाइम में वो लोग आए, लेकिन जहांगीर ने उन्हें परमिशन नहीं दी पहली बार में। तो उसके बाद में वो दोबारा आए, बहुत महंगी महंगी चीजें और गिफ्ट वगैरह एक्सपेंसिव चीजें लेकर आए दोबारा जहांगीर के कोर्ट में। तो जहांगीर को उन्होंने रिझाया, उसके लिए थोड़ा बहुत काम बिगड़ा, एक वॉर लड़ी जिसको उन्होंने जीत कर दिखाया, तो जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दी। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने क्या करा था, सूरत में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली थी, मतलब गैर कानूनी तरीके से, जिसका पता जहांगीर को नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उन्हें परमिशन मिल गई तो इतना कुछ मेजर इशू हुआ नहीं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने हमारे जो देश था उस पर कंट्रोल करना शुरू किया, जो इकोनॉमी थी उस पर कंट्रोल करना शुरू किया धीरे धीरे करके। और फिर एक जो दस्तक उन्होंने, जो किंग था, नाम मुझे याद नहीं है, आई फॉरगॉट दैट नेम, उन्होंने फारूक सियार ने उन्हें एक दस्तक के रूप में एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया। वो क्या था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था एक तरीके का। उन्होंने क्या किया, उसका मिसयूज कैसे किया उन्होंने उसको, जैसे उनकी दूसरी फ्रेंच भी हमारे इंडिया में आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, और डैनिश वगैरह भी आए थे, और डैनिश आए थे, डच आए थे, और मतलब ये लोग हम पोर्टुगीज भी आए थे। इन्होंने एक दूसरे को उसको सेल करना शुरू कर दिया, और मार्केट में जैसे जाते थे ना, तो वो उस जो दस्तक था, वो जो फरमान था, उसका मिसयूज करते थे कि हमें तो जो किंग है उसने ही परमिशन दी हुई है, तुम हमसे पैसा कैसे ले सकते हो। तो उसने दी तो एक ही फैक्ट्री को इजाजत थी, लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बंगाल का जो रीजन था वहां पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया, और इसी तरीके से उन्होंने राजाओं को भी अपने वश में करना शुरू किया, उनको हराना शुरू किया, उनके जो राज्य थे उन्हें छीनना शुरू किया। तो और जो जनता थी, जो पीपल्स थे, जो इंडिविजुअल थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है ना कमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर करवाना शुरू किया कमर्शियली। जो हमारा डक्कन वाला एरिया था, हमारे यहाँ कॉटन नहीं होता था। उन्होंने क्या काम किया कि अमेरिका में कॉटन होता था, बेसिकली अमेरिका बहुत बड़ी कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी, कॉटन वहाँ बहुत ज्यादा होता था और बहुत ही अच्छा कॉटन होता था। वहां पर वॉर हुई, सिविल वॉर हुई, जिसके चलते वहाँ की मार्केट एक कुछ टाइम के लिए बंद हो गई। लेकिन फिर उन्होंने क्या काम किया, जब उन्होंने ये देखा ना कि वहाँ की मार्केट अभी नहीं चल रही है, जो ब्रिटेन के लोग थे, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या काम किया, हमारा जो डक्कान वाला रीजन है ना, मेजर पार्ट वहाँ पर मतलब वहाँ पे क्या किया उन्होंने, कॉटन के लिए लोगों को फोर्स किया कि कॉटन ग्रो करो। और कॉटन के लिए नील होता है एक, उसके लिए बिहार में नील के लिए, कॉटन के लिए, तो लोगों ने कॉटन, जो जूट बोलते हैं जिसको हिंदी में, जूट वगैरह ये सब ग्रो करना शुरू शुरू किया। और उसके बाद जब उसके कुछ टाइम बाद, पहले तो उन्होंने उससे काफी पैसा कमाया, यहाँ से वो लोग कॉटन लेकर जाते थे और अपने देश में उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, शर्ट,
वुलन क्लॉथ्स ये सब बनाकर हमारे देश में इंपोर्ट करते थे, और भी जगह इंपोर्ट करते थे। तो वो चीजें क्या, हमारे देश की जो इकोनॉमी थी ना वो बिल्कुल डाउन हो गई। लोग और भी ज्यादा गरीब से गरीब होते चले गए, फैमाइन बढ़ते चले गए। उससे और फिर उसके उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, जो अमेरिका था, अमेरिका की जो सिविल वॉर थी वो खत्म हो गई। वहाँ की इकोनॉमी फिर से ग्रो होने लगी, जो वहाँ का कॉटन है फिर से मार्केट में आ गया। उससे क्या हुआ, जो लोग थे ना, जो लोग कॉटन ग्रो कर रहे थे कमर्शियल पर्पज के लिए, व्यापार के लिए, उन लोगों ने जो लैंड ओनर से जो लोन वगैरह ब्याज पर पैसे वगैरह लिए हुए थे ना, वो जो उनका क्रॉप फेलियर हो गया। अंग्रेजों ने फिर मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि हम इसको नहीं खरीदेंगे, हम इसको नहीं लेकर जाएंगे। पहली बात तो वो टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे। टैक्स के 3 बेस थे, पहला था परमानेंट, दूसरा रैयतवारी और महलवारी। ठीक है गाइस, तो इनको ज्यादा जानना जरूर नहीं है, इनके नाम ही काफी है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल क्या थी, इंडियन इकोनॉमी हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। इंडियन इकोनॉमी हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी before the advent of Britishers. Before the advent of ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। दो, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो हमारा एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारा एग्रीकल्चर था वो हमारी मेन सोर्स थी लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए। एंड The country's economy was characterized by various kind of manufacturing activities। जैसे कि मैंने आपको बताया हैंडीक्राफ्ट मेड थे, जो लोग हाथ के ये हांडी वगैरह होती थी ये सब बनाना जानते थे, और खिलौने वगैरह बनाना जानते थे, डलिया बनती हैं, बर्तन वगैरह बनते हैं, तो इस पर हमारी इकोनॉमी डिपेंड थी। ठीक है, इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो वेल नोन थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के मामले में। हम लोग बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट मटेरियल बना देते थे इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। कौन सी फील्ड में, कॉटन और टेक्सटाइल फील्ड में। मेटल एंड प्रिसाइज स्टोन वर्क, और मेटल और प्रिसाइज स्टोन वर्क यानी कि जो आभूषण वगैरह है, नेकलेस है, इयररिंग्स है, इनको बैंगल्स है, इनको बनाने में भी। इंडियन इकोनॉमी पोस्ट ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी, द इकोनॉमिक पॉलिसीज pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interests of their home country and with development of the Indian economy. Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transformed the country into supply of raw material and consumer of industrial product from Britain. Britishers never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किसी तरह कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो उनका होमलैंड था ब्रिटेन, वहां पर ही सारी इकोनॉमी को ग्रो किया, और हमारे देश से जितनी भी इकोनॉमिक चीजें थी ना, इकोनॉमी बेस्ड थी, वो सब ले जाकर सिर्फ अपने देश का भला किया। However, some individual attempts were made by individual like दादा भाई नरोजी, जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, और उन्होंने काफी सारे हमारे लिए उन्होंने इन लोगों ने काम किया, जैसे कि दादा भाई नरोजी, विलियम जिगबॉय, फाइनली शेयर्स, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई। इट वाज राव whose estimate during the colonial period was considered very significant। जो हमारे सी आर दास एंड राव, वी के आर वी राव थे, इन्होंने कॉलोनियल पीरियड में बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण काम किया, बट दीज इंडिविजुअल अटेम्प्ट यील्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट।
ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। द फ्रेंच ट्रेवलर, जो हमारे एक फ्रेंच ट्रेवलर थे, बर्नियर उनका नाम था, डिस्क्राइब 17th सेंचुरी बंगाल इन द फॉलोइंग वे। वो एक रास्ते से कहाँ पहुंचे, बंगाल में पहुंचे। द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन टू विजिट इंक्लाइंड। उनको क्या थे, उन्होंने सोचा कि जो बंगाल है उसको मैं, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं उसको दो जगह से एक्वायर करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहली कई क्लासों में बताया कि बंगाल क्या था, हमारा बहुत ही प्रोस्पेरस रीजन था, बहुत अच्छी रिसोर्सेज थी वहां पर। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनका जो फुल फोकस था वो बंगाल पे था, ड्यू टू बे ऑफ बंगाल। जो वहां पर बे ऑफ बंगाल है ना, उसकी वजह से, क्योंकि पोर्ट एरिया था उस टाइम पे, हवाई जहाज बस ये सब तो होते नहीं थी, तो पोर्ट पोर्ट होना बहुत जरूरी था। और बंगाल में ये सब, बे ऑफ बंगाल में ये सब था। बंगाल बिल्कुल सी से टच था, बे ऑफ बंगाल था वहां से, तो उनको लाने ले जाने में सामाने को, और जो फर्टाइल लैंड था वो भी बहुत अच्छा था वहां पर, जिसे मतलब सीड को ग्रो करने में बहुत अच्छा वो मिलते थे उनको, रिसोर्सेज मिलती थी, कल्टीवेशन में काफी उनको प्रॉफिट होता था। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, वो कैसा था, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रिमेन्ड फंडामेंटल एग्रेरियन थी। अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव मोस्टली इन विलेज एंड ड्राइव लाइवलीहुड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम, ठीक। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत काफी लो थी। इन एब्सोल्यूट टर्म में क्या था, सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज caused mainly because of the very system of land settlement and were introduced by the colonial government। जो हमारी एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन क्या होता है, रुक जाना किसी भी चीज का, उसके एग्रीकल्चर के ग्रो होने से रुक जाने की वजह से हमारे हमारे देश में क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, और कॉलोनियल गवर्नमेंट में 3 रूल हमारे लागू हुए टैक्स के। एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लागू हुई, पहली थी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी रैयतवारी, और दूसरी थी माहवारी सिस्टम। ठीक है गाइस, ये तीनों ही हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। जो हमारे जमींदार थे वही जो ये रेंट पॉलिसी थी, जो टैक्स थे, वही ये लोग कलेक्ट करते थे, उनके ऊपर ही इनका जिम्मेदारी थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो जमींदार से को ये जमींदार को उन्होंने टैक्स कलेक्शन का जिम्मा दिया हुआ था, और वो लोग भी टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ ज्यादा करते थे, कुछ कम करते थे। तो वो लोग इतना टैक्स कलेक्ट करते थे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फेमाइन बहुत ज्यादा बढ़ गया इन तीनों पॉलिसीज के आने से। दिस कॉज इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर। इसने क्या किया, समाज के लोगों के बीच सोशल टेंशन पैदा कर दी। देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ द रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, but this could hardly help farmers in improving their economic condition as instead of producing food crops, now they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industries back home। ठीक है। तो आज का जो ये था हमारा सेशन, ये यही तक। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को 5th क्लास से 12th क्लास तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, तो आप लोग नीचे कैप्शन में हमारी अकेडमी का नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, और ये जितना भी मैं करवा रही हूँ आप लोगों को अपने नोट्स से ही करवा रही हूँ। ये नोट्स भी हम प्रॉपर करवाते हैं। ये हमारी अपनी लैंग्वेज में है, बुकिश लैंग्वेज इसमें यूज नहीं की गई है, थोड़ी बहुत है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हमने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को क्लास लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जो है, जब तक आपका पूरा अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक चीज को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे अकेडमी का नंबर नीचे कैप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, माइनर क्लासेज में पढ़ने में, लिखने में, हम लोग वो भी कराते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।